जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कोशिका होती क्या है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं और अंग जो होते हैं कोशिका के कौन कौन से कार्य करते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जो कोशिका होती है बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो पेशेंस बनाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। देखते हैं हम लोग कोशिका होती क्या है। जो कोशिका होती है, कोशिका को हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल होती क्या है? तो जो कोशिका होती है ये जीवन की, किसकी? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। जो कोशिका होती है ये जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। तो ये सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है, सबसे छोटा अंग नहीं होता है। ये मत आप मान के बैठ जाइएगा कि जो सेल होती है, सेल सबसे छोटा शरीर का अंग होता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको बाद में प्रूफ हो जाएगा कि कोशिका सबसे छोटी अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। अब इकाई क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आपका जो शरीर है अपने जीवन को, अपने को जीवित रखने के लिए बहुत सारे क्रियाएं करता है जी। भोजन पोषण वाला काम करता है, भोजन ग्रहण करता है तो पोषण मिलता है, उत्सर्जन करता है, श्वसन करता है, बहुत सारे ऐसे काम को करता है जिससे आपके शरीर सजीव रहती है। यानी जीवन यापन करने के लिए जितनी भी क्रियाएं आवश्यक होती है पूरा शरीर करता है। यदि कोई शरीर का कोई एक अंग इन सभी क्रियाओं को अगर कर देता है तो उसे हम लोग कहते हैं इकाई। शरीर की क्या कहते हैं? इकाई। जो कोशिका होती है जितने भी शरीर में काम होता है सब अकेले कर लेती है। कोशिका पोषण भी करती है, कोशिका उत्सर्जन भी करती है, कोशिका में श्वसन भी होता है, कोशिका में हर एक वो काम होता है जो शरीर आपकी एक करती है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इकाई क्या होती है। तो जो हमारी कोशिका है ये जीवन की कार्यात्मक एवं रचनात्मक, कार्यात्मक का मतलब सारा कार्य करने वाली है, रचनात्मक का मतलब निर्माण करने वाली। तो ये हमारी क्या है? सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, सबसे छोटा अंग नहीं है। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं इसका, जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, टेक्निकल जो नाम होता है कोशिका को, वो होता है साइटो। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है जी? साइटो होता है। अगर कोई कोशिका का अध्ययन कर रहा है तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक एक ठो कार्क लिए और उसको क्षैतिज काट दिए। काटने के बाद एक दूरबीन लेके, माइक्रोस्कोप लेके आया, सूक्ष्मदर्शी, और उसको जूम करके खूब बढ़िया से देखा। तो देखा तो उसकी जो संरचना थी कार्कवा की, कार्क की जो संरचना थी मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिख रही थी। तो कहा कि ये जो संरचना दिख रही है ना, ये क्या है? कोशिका की संरचना है। तो बताया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या की? कोशिका की खोज की। और कैसी कोशिका की खोज की? कार्क लिया। कार्क क्या जी? निर्जीव है, निर्जीव थी, निर्जीव से खोजा। तो ये किसकी, कौन सी कोशिका खोज की? निर्जीव कोशिका की खोज की। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की। लेकिन पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो किसको बताएंगे आप? रॉबर्ट हुक को ही बताएंगे। सजीव खोजा या निर्जीव खोजा, इससे किसी को मतलब है नहीं। खोजा तो कोशिका ना। ये कब खोजे थे जी? तो ये 1665 ईस्वी में खोजे थे। कब खोजे थे? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। ठीक है जी। इससे 1665 ईस्वी से पहले सूक्ष्मदर्शी नहीं थी, तो खोजना कोशिका को असंभव था। जब कुछ सूक्ष्मदर्शी आई तो रॉबर्ट हुक उठाया और कार्क में देखा तो कैसी संरचना दिखी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी। ठीक है जी। जिसको इसने क्या कहा? कोशिका कहा। अब कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इसके बाद आ जाते हैं सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटी लिवोन नीवेन हॉक ने किया। तो एंटिनो वॉन लीवेन हॉक ने क्या किया? सजीव कोशिका की खोज की। ये एक तो तालाब में गए, एक तो जीव को उठा लिया, उसको सूक्ष्मदर्शी लगा के देखा, अरे यो में कोशिका है। तो कहा ओहो ये भी कोशिका है। तो इन्होंने सजीव कोशिका की खोज की। इसने क्या की थी? निर्जीव कोशिका की खोज। लेकिन पूछेगा कोशिका की खोज किसने की थी, आप रॉबर्ट हुक बताएंगे, क्योंकि सजीव हो या निर्जीव हो खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने खोजा। ठीक है जी। चलिए, तो सजीव कोशिका की खोज पूछता है तो किसने की? एंटिनो लीवेन हॉक ने की थी। फिर इसके बाद दो वैज्ञानिक और आ जाते हैं, स्लाइडेन और स्वान। कौन आ जाते हैं? स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। अब कोशिका का सिद्धांत क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो स्लाइडेनोवा और सोनोवा ने मिलकर कहा कि जो शरीर है पूरी, क्या है, जो बॉडी है, कौनों की भी बॉडी हो, वो हमारी बॉडी हो, आपकी बॉडी हो, भैंस गोरू की बॉडी हो, या किसी एक सूक्ष्म जीव की बॉडी हो, कोई भी जीव हो, समझिए जी, तो कोई भी बॉडी हो,
सभी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। संपूर्ण शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसने बताया? स्लाइडेन और स्वान ने बताया, कहा कि कोशिका का सिद्धांत है। इसने क्या कह दिया कि यह कोशिका का सिद्धांत है, जो पूरी शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ये कोशिका का सिद्धांत है। लिख लो, तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, साले से मजाक करते हुए। चलिए देखते हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत आपको समझ में आ गया जी। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? जो शरीर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब दिया था जी? 1839, 38 या 39 देता है, ठीक है जी। दोनों में से एक ठो देगा, ठीक है जी। दोनों कंफ्यूजन में ऐसे ही डैश करके लिख देते हैं। 1838 या 39 में ये सब हुआ था काम। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं जी ओवरऑल, ठीक है जी। पूरे ब्रह्मांड में अब तक की खोजी गई सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या जी? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में जो होता है एक तो यूनिसेलुलर जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी जो कोशिका होती है ब्रह्मांड में अब तक की सबसे छोटी कोशिका होती है। समझ गए जी। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। आप बहुत छोटे रहे होंगे तब बताया गया होगा शुतुरमुर्ग का अंडा 2 किलो का होता है, बताया गया कि नहीं? हाँ, तो यही हमारा क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो एक तो कोशिका है। वो क्या है? एक कोशिका है जो क्या सबसे अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी कोशिका है। बहुत अच्छा जी। देखिए अब हम लोग ह्यूमन में देख लेते हैं। जो मानव शरीर है उसमें छोटी बड़ी कोशिका देखते हैं जी, क्योंकि मानव शरीर भी तो कोशिकाओं से ही मिलकर बनी है। स्लाइडेन और सोनो ने क्या बताया था? कहा था कि कुल शरीर या कोई भी शरीर हो, मानव की हो, पशुओं की हो, पक्षियों की हो या किसी जीव की हो, वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या है? जो हमारा नर होता है, मेल का स्पर्म जो होता है वो क्या? सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? अंडाणु होती है। क्या होती है जी? अंडाणु होती है, ठीक है जी। ये क्या होती है? अंडाणु होती है, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। तो जो मादा का ओवम होता है वो क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के अंगों के बारे में। कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं और कौन से कार्य करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग क्या होता है? तो जो कोशिकांग होता है, ये कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी अंग होते हैं सभी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका के अंग। ये मूर्खों वाली बात हो गई। कोशिकांग नाम ही है तो कोशिका में पाए जाने वाला अंग क्या कहलाएगा? कोशिकांग कहलाएगा। अब हमें मेन टॉपिक जो पढ़नी है वो कोशिका के अंगों के बारे में पढ़नी है। तो देखते हैं पहला कोशिकांग, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं जी? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लाज्मा झिल्ली, आप लोग मेम्ब्रेन इसी में जोड़ लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है? तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो रहेगा वो क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली कहलाएगी। जैसे ये मेरा मार्कर है, मार्कर के ऊपर वाली जो परत है, सबसे बाहरी जो आवरण है इसका, वो क्या कहलाएगा? मार्कर की झिल्ली कहलाएगी जी। वैसे जो कोशिका होती है, कोशिका की कोई ना कोई संरचना होगी जी। तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। ये जो कोशिका झिल्ली होती है प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है जी? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं ये प्रोटीन की बनी होती है जी। और कोशिका के और जितने भी सारे अंग होते हैं, ये तो अकेला अंग है नहीं कोशिका में, और जितने भी सारे अंग होते हैं कोशिका में, सारे के सारे अंग इसी के अंदर भरे हुए होते हैं। तो जितने भी कोशिका के अंग रहेंगे वो क्या रहेंगे? इसी के अंदर रहेंगे। किसके अंदर रहेंगे? इस कोशिका झिल्ली के अंदर रहेंगे। जैसे देखिए ये हमारी कोशिका जी, कोशिका का ये जो बाहरी आवरण है, ये आपको जो दीवार दिख रही है, जो बाहरी आवरण है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे जी। ऐसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाकी जितने भी अंग होते हैं कोशिका को, वो क्या रहते हैं? इसी के अंदर होते हैं, ठीक है जी। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, देखिए आपको मैं बता दूं कि जो जीव होते हैं, जीव दो तरह के होते हैं, एक ठो जंतु, एक ठो पादप। एक ठो जंतु होते हैं, एक ठो क्या होते हैं? पादप होते हैं। पादप क्या होते हैं जी? जंतु और पादप, ये दोनों क्या होते हैं? जो पादप होते हैं वो एक ही जगह पर मूवमेंट करते हैं। जैसे मैं अगर पादप होता तो मैं चल फिर नहीं पाता, बस यहीं पर क्या करता है? ऐसे ऐसे गति करता। अगर एक स्थान पर कोई मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है मोटे तौर पर, तो आप उसको क्या कहेंगे? पादप कहेंगे। ऐसे नहीं कि इसकी क्या हो गई एकदम पूरा रियल डेफिनेशन, नहीं। पादप में और बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है जंतुओं से। एक मोटे तौर पर आप जान सकते हैं कि अगर कोई पौधा है या पादप है तो एक ही जगह से गति करता है, वो कहीं इधर उधर जा
नहीं सकता, एक जगह पर ही उसकी क्या होती है, सारी मूवमेंट होती है। जंतु क्या होते हैं, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, वो जंतु कहलाते हैं। ठीक है जी। तो जो जंतु कोशिका होती है, कोशिका जब जीव दो तरह के हो गए तो उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं भी दो तरह की हो जाएंगी, एक ठो पादप कोशिका, एक ठो जंतु कोशिका हो जाएगी। तो जो पादप को ये जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है, ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है जी। तो कोशिका झिल्ली जंतुओं की कोशिकाओं में भी पाई जाती है और पौधों की कोशिकाओं में भी पाई जाती है। अब दूसरा कोशिकांग देखते हैं, कोशिका भित्ति। दूसरा कोशिकांग क्या है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? सेल वॉल। वॉल मीन्स क्या होती है जी? दीवार। तो ये क्या कहलाती है? हमारी सेल वॉल कहलाती है। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है जी। ये क्या करती है? जो हमारी कोशिका होगी उसकी सुरक्षा करती है और उसको एक ठो आकार प्रदान करती है। गोल होगा, अंडे के आकार का होगा, लंबा होगा, कैसा होगा, उसको आकार कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो भी उसको क्या करती है? सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। ठीक है जी। कोशिका को ये केवल पौधों में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? केवल पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। इसका कारण बहुत सिंपल सा, इसका कारण है जो पौधे होते हैं ये अपनी कोशिका की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और जो जंतु होते हैं, जंतु अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कर लेते हैं। जैसे मैं एक जंतु हूं कि नहीं? तो मैं एक जंतु हूं तो मेरी जो कोशिका है, मेरी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी जी। तो मेरे हाथ की जो कोशिका है उसकी हमें अगर सुरक्षा करनी है, हमने कपड़े पहन रखे हैं, पहने कि नहीं? तो ये कोशिका की सुरक्षा हो गई। सुरक्षा की हमने सुरक्षा किया कि नहीं किया इसका? हम कहीं जाते हैं, मान लो दीवार वाल है, ये ब्लैक बोर्ड अगर खुरदुरा होता तो हम जैबो करते तो बच के चलते कि छिला जाएगा। चाहते जी। जंतु अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा अपने बालों से कर लेते हैं या बच बचा के चल के कर लेते हैं, मतलब अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कर लेते हैं। पौधे, अगर उस पौधे को आप झाड़ियों के अंदर लगा देंगे तब वो छिला जाएंगे लेकिन वही में नहीं निकलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक अदंगा हमें झाड़ी में लगा दिया, मैं इस यहाँ पे नहीं उगूंगा, बनाए नहीं करेगा जी। तो पौधे अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। पौधे आपने कहीं पर देखे होंगे, कोई भी जंतु आता है तुरंत रगड़ देता है उसमें, उसकी कोशिकाएं इधर उधर तीतर बितर हो जाती हैं, लेकिन पौधा मना कर पाएगा? जंतु यहाँ से भगो, हमारे अंदर नहीं लड़ना है, हम कोशिका की सुरक्षा कर नहीं कर पाते हैं। नहीं, तो ऐसा वो कर ही नहीं पाएगा, तो वो सुरक्षा अपनी कोशिकाओं की नहीं कर पाता है। तो जब अपने कोशिका की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो उसके कोशिका के ऊपर एक और निर्जीव आवरण पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो निर्जीव आवरण होता है इसके ऊपर, इस कोशिका के ऊपर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। काम क्या करती है? इस कोशिका को एक ठो आकार तो प्रदान करेगी, लेकिन साथ साथ में ये जो कोशिका हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसकी सुरक्षा भी ये करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति पौधों में ही क्यों पाई जाती है। ठीक है जी। ये होगी हमारी सेल वॉल। अब हम लोग देखते हैं अगला कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हमने यहाँ पर एम से लिख दिया। ये क्या होगा? ये भी कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाया जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया को एम से लिख दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कभी कभी इसका खोजकर्ता पूछता तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? श्वसन का एक चक्र चलता है जिसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। देखिए, आप श्वसन पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? श्वसन पढ़े होंगे। तो जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं, सांस लिए जी, ये कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। फेफड़े में कौन रहता है जी? सांस लेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सारी गैसें हवा के साथ जाएंगे जी। अब फेफड़े में जब जाता है तो ब्लड से आता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजनवा को पकड़ा हुआ है हीमोग्लोबिन, वो करता क्या है? खेलता है उससे? नहीं,
वो पकड़ के उसको कहाँ लेके जाता है, कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया को दे देता है। और माइटोकांड्रिया इसका क्या करता है, तो माइटोकांड्रिया में श्वसन की एक चक्र चलती है, श्वसन की एक साइकिल चलती है, जिसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था। इसलिए इस साइकिल को, जो इस श्वसन चेन चलता है, श्वसन क्रिया चलती है इसमें, जो श्वसन का चक्र, उसे हम लोग क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। पहले क्रेब्सवा देखा, तो इसलिए इस चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। अब इस चक्र से होता क्या है, तो जो कोशिकाओं में उपस्थित भोजन होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या निकलती है, एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। और यही एडिनोसिन जो एटीपी होता है, 38 गो एटीपी के अणु मिल जाते हैं तो एक ठो ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। ये क्या करते हैं, 38 गो एटीपी, जो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण हुआ है, अगर वही 38 गो एटीपी मिलेंगे तो एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकांड्रिया में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। जहां जहां माइटोकांड्रिया होगा वहां वहां क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। जहां जहां माइटोकांड्रिया होगा वहां पर क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। अब ये जो माइटोकांड्रिया होता है, इसकी जो आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि माइटोकांड्रिया की जो आंतरिक दीवार है उसको क्या कहते हैं, तो आंतरिक दीवार इसकी क्या कहलाएगी, क्रिस्टी कहलाएगी। तो आई होप आपको माइटोकांड्रिया के बारे में समझ में आ गया। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। माइटोकांड्रिया में होता क्या है, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। 38 को एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इस माइटोकांड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह। क्या कहते हैं, कोशिकाओं का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस भी इसको कहते हैं। समझ गया जी। आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए जी, अब जो माइटोकांड्रिया होगा शरीर के सभी अंगों में पाया जाएगा। एक धावक है, दौड़ने वाला है, तो उसके ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ होगी, पैर में ज्यादा होगी। मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे ऊर्जा की आवश्यकता फिलहाल कहाँ है, जीभ में, बहुत तेजी से चल रही है। इसकी ऊर्जा मान ली यहाँ पर हमारी जीभ भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी, इसमें भी माइटोकांड्रिया होगी जी। यहाँ पर भी कोशिकाओं माइटोकांड्रिया क्या करे, ऊर्जा का निर्माण करे, और जीभ क्या करे, जल्दी जल्दी चल रही है। तो यहाँ पर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। हमारे पैर में भी क्या होगी, माइटोकांड्रिया होगी। कोशिका, पैर भी क्या कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो उसमें भी माइटोकांड्रिया होगा, वहां पर भी क्या बन रही होगी, ऊर्जा बन रही होगी। तो पैर फिलहाल में कोई काम नहीं कर रहा है, तो पैर की ऊर्जा बचेगी कि नहीं बचेगी। अजीब जो जल्दी जल्दी काम कर रही है, इसकी जो भोजन होगा, इसकी जो ऊर्जा होगी वो समाप्त हो जाएगी। बाद में ऐ करते हम फिरेंगे, जीभ थक जाएगी जी, ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा जैसे ही खत्म होगी मतलब व्यक्ति क्या हो गया, थक गया। तो हमारी जीभ थक जाएगी तो हम कैसे पढ़ाएंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं। पैर की ऊर्जा बची हुई है जी, पैर मजा लेगा, जीभ की ऊर्जा खत्म हो गई, लम्बा बचल बचल रहा, ये क्या करेगा, मजा लेगा। तो कोई ऐसा भी होना चाहिए कि जो ज्यादा ऊर्जा बना रहा है, जिसकी ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है उसको लिया के दे दे, उसको ला के दे दे, ऐसा भी तो होना चाहिए। तो वो काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। कौन काम करता है, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी के बारे में देखते हैं। ये इसकी खोज जो की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। शरीर में किसका काम करता है, परिवहन का कार्य करता है। किसी को ऊर्जा की आवश्यकता है ज्यादा, तो जहां पर ऊर्जा की कम आवश्यकता है वहां से लेके आएगा, जिसको ज्यादा रहेगी उसको दे देगा। मान लो मेरे फिलहाल पैरों को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, जीभ को ज्यादा आवश्यकता है, तो पैरों की जो माइटोकांड्रिया ऊर्जा बना रही है वो ऊर्जा कैमिलो का जो हमारा गोल्जी बॉडी है वो लिया कहाँ दे देगा, जीभ को देगा, लो भैया तुम चलो ना, लड़खड़ाओ नहीं। ठीक है जी। अब जो धावक है, धावक को पैर में ज्यादा आवश्यकता है, तो वो क्या करेगी, जितनी भी बाकी शरीर की जो ऊर्जा माइटोकांड्रिया बना रहा है अलग अलग हिस्सों में, वो ले आके किसको देगी, पैर वाली कोशिकाओं को देगी, और व्यक्ति क्या करेगा, दौड़ेगा। इसलिए आप सुने होंगे कि कोई व्यक्ति थक जाता है तो कहता है कि मैं पूरी तरह से थक गया हूं। ये ऐसा नहीं कहता है कि मेरे पैर थक गए हैं, हाथ और सब सही है। नहीं, जब थकता है व्यक्ति तो पूरी तरह से थकता है। क्यों, पूरे जगह की एनर्जी लॉस होती है। क्यों, क्योंकि जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करता है, पूरी ऊर्जा का समन्वय बनाए रखता है। जहां पर ऊर्जा ज्यादा होती है, जिसको ज्यादा आवश्यकता है वहां ले आके दे देता है।
तो सबकी ऊर्जा बराबर ही खत्म होती है और सभी अंग एक साथ थकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी। आपको समझ में आ गया गोल्जी बॉडी क्या है जी? कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी, किसका काम करेगा? परिवहन का काम करेगा। जिसको ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है उसको ऊर्जा लिया के देगा, जिसको प्रोटीन की आवश्यकता है उसको प्रोटीन लिया के देगा। मतलब परिवहन का शरीर में ये काम करता है। इसको मैंने जी से दिखा दिया यहाँ पे, कोशिका सेल मेम्ब्रेन के ही अंदर होगा, तो इसको मैंने किससे दिखा दिया है? जी से दिखा दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं रसधानी। रसधानी को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है जी। रसधानी को हम लोग क्या कहते हैं? जो गाल्जी का होगा ये पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। रसधानी देखते हैं जी। रसधानी क्या करता है? जल का संग्रह करता है। जो रसधानी है ये क्या काम करता है? जल का संग्रह करता है। अब आप सुने होंगे कि कोई भी जो मानव शरीर होती है, जो सामान्य मानव का शरीर होता है, एक सामान्य मानव के शरीर में लगभग 65% जल होता है। क्या होता है? 65% जल होता है। क्या वो सारा का सारा जल पेट में होता है? पेट फट जाएगा। अगर 65 अगर कोई 100 किलो का आदमी है, 65 लीटर पानी पेट में रख लेगा, गधवा का पेट फट जाएगा। ठीक है जी। तो जो पनिया होता है 65% पूरे शरीर का, वो कहाँ होता है? कोशिकाओं के अंदर, इसी वैक्यूल्स में भरा हुआ होता है। इसी क्या होता है? जो कोशिकाओं के अंदर ये जो वैक्यूल्स होता है, इसी में पनिया क्या होता है? भरा। पूरी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो हर कोशिका में क्या होगा? वैक्यूल्स पाया जाएगा। हर वैक्यूल्स में क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा 65% जो जल होता है पूरे शरीर के कोशिकाओं के वैक्यूल्स के अंदर भरा हुआ होता है। पेट में, पेट में तो वही होता है जो हम लोग पीते हैं 1-2 लीटर, और बाकी तो कहाँ होता है? वैक्यूल्सवा में भरा रहता है। समझ गए जी। अगर इसी वैक्यूल्स के जल में है, जो हमारी कोशिकाओं का वैक्यूल्स है, इसके जल में 1% की कमी होती है। कितने परसेंट की? 1% की। तो हमें प्यास लगती है, नॉर्मल सी प्यास लगती है। 1 से थोड़ा ज्यादा 2% की कमी हो गई और तेज प्यास लगती है। और 10% की कमी हो जाए तो, अगर इसमें क्या हो जाए, 10% की कमी हो जाए तो पानी देने वाली नौबत आ जाती है। समझ गए जी। इसका मतलब राम नाम गया, ऊपर गए, अब ऊपर जाके बादलों से पानी पिएंगे। तो ये 10%, अगर आपके वैक्यूल्स में 10% जल की कमी होती है, व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।